भी आए और अपनी बातों को रखें। सबसे पहले तो आभार इस पूरे गांव का, यहाँ मुझे बुलाया। सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन महापंचायत आज के दिन होनी थी, 50 गांव इकट्ठा करने थे, काफी तैयारी भी की हुई थी, लेकिन कानून का पालन करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन आई कि कोई सभा नहीं हो सकती, तो तभी जितनी मेहनत साथियों ने की थी उस पंचायत के लिए वो कैंसिल करनी पड़ी। मैं साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पंचायत की तैयारी की थी, इतनी मेहनत के बाद भी हमें उसको कैंसिल करना पड़ा। कोई नहीं, क्योंकि संविधान को मानते हैं, व्यवस्था संविधान के हिसाब से ही चलेगी। आज छोटे भाई का जन्मदिन है। मैं आपको बताऊं, ज्यादा तो उसके विषय में नहीं कहूंगा, बस मुझे इतना पता है कि जब मैं कमल भाई के यहाँ जाता था, मैं होते भाई होते बाइक पर हम लोग घूमते थे और इनको समय नहीं होता था, ड्यूटी भी जाना होता था, परिवार की जिम्मेदारी थी, तो ये उसको कहा करते थे, भाई अद्वैत के साथ चला जा और सामने खड़े हो जाना, कोई बात नहीं तो मर जाना, लेकिन इनको कोई तू ना बोल दे, ये कहा करते थे। आज नमन आंखों के उस भाई को नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूँ कि भाई आज संघर्ष हमारे बीच नहीं है। हालांकि परिवर्तन संघर्ष मांगता है, परिवर्तन बलिदान मांगता है, और जो लोग बलिदान होते हैं ना, वो कोई गैर नहीं होते, वो खुद के भाई, किसी के बेटे, किसी के पिता, वो लोग होते हैं। और ये बलिदान, ये संघर्ष आज से हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये ना जाने कितने हजारों सालों से संघर्ष किया जा रहा है। इसमें लगातार हम लोगों ने अपने परिवारों की कुर्बानियां दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है उस समाज से कि जिस समाज के लिए कुर्बानी दी गई है, वो समाज इस कुर्बानी को समझेगा और समय आने पर ये इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा। देखिए, कुर्बानी का मतलब भी समझिए, एक होता है द्वेष, झगड़ा। उस झगड़े में जब कोई चला जाता है तो आदमी द्वेष भावना से पलटवार करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां मूवमेंट को स्थापित करने के लिए हमारा भाई गया, उसके जाने के बावजूद भी हम लोगों ने कोई पलटवार नहीं किया। हमने कानून का सहारा लिया और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये जानकारी आने वाली नस्लों को देने के लिए कि कुर्बानियां बार बार देनी पड़ेगी, तब जाकर के समाज कहीं उन्नति की ओर, न्याय की ओर जा सकता है, नहीं नहीं जा सकता। क्योंकि आज छोटे भाई का जन्मदिन है, मेरे लिए तो आज उसका जन्मदिन जरूर है, लेकिन सुबह से ही वो मेरी आंखों के सामने लगातार घूम रहा है। जिसमें मेरी आंख खुली थी तो लगातार उसका चेहरा, उसके किए गए काम लगातार मेरी आंखों के सामने मुझे रह रह के याद आ रहे थे। और क्योंकि एक संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, किसी को अपना दर्द बता नहीं सकता इतनी जल्दी कि भाई मेरे अंदर दर्द क्या है। आज भाई का जन्मदिन है, जैसे हमारे प्रभारी जी ने कहा, प्रभारी जी ने कह दिया, मैं उस बात को कहना भी नहीं चाहता था कि कभी सत्ता में होंगे तो उस गांव में घुसने से पहले लोगों को ये पता लगेगा कि ये सचिन वाले का गांव है। साहब तो डेट की बात कह रहे थे, मैं कहता हूँ कि वहां कुछ ना कुछ ऐसा स्थापित जरूर किया जाएगा आने वाले समय में कि आने वाली नस्लें उसको याद है। क्योंकि आज भाई का जन्मदिन है और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने भी बहुजन मूवमेंट के लिए संघर्ष किया, उसका जन्मदिन हो या उसका परिनिर्वाण दिवस हो, उस दिन हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। अगर हम ऐसे साथियों को याद करके संकल्प नहीं ले सकते तो मैं माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, क्योंकि साफ लोग ये सब जानते हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री भी जानता है, यहाँ जो अपने आप को बहुत बड़ी संस्था के मालिक कहता है वो भी जानता है, जिनसे लड़ाई वो भी जानते हैं, समाज के लोग भी जानते हैं कि हम साफ कहने वाले लोग हैं। इसलिए कि चरित्र साफ और सिद्धांतिक लोग, डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता, सब जानते हैं। यहाँ घटना घटित हुई जब ये पूरी टीम यहाँ पहुंची थी, ये जितेंद्र और की टीम, कि भैया ऐसी बात है, इनको लगाया परमेश जी को, कई बार विजय यहाँ आए बिना डरे, और बिना डरे ये कहा प्रशासन की, भाई न्याय करना, अन्याय के साथ हम भी नहीं है, लेकिन अगर अन्याय करोगे तो फिर ताकत देखनी पड़ेगी, विमानों की ताकत क्या है। न्याय हुआ तो नहीं हुआ। और मैं चाहूंगा आज हम जो संकल्प लेंगे, भारतीय संविधान को बचाने का संकल्प लेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संकल्प लेंगे, सब साथी खड़े हो।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज 10 जनवरी सन 2022 को ये संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करते हैं। ये संकल्प आज हम छोटे भाई सचिन वालिया के जन्मदिन पर लेते हैं। शुक्रिया। एक लाइन में बहुजन समाज में में तथागत बुद्ध से लेकर के साहब मान्यवर काशीराम साहब तक जितने भी नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहब पेरियार साहब, तमाम जितने संत गुरु हैं उनको एक लाइन में नमन। अब कुछ मैं बात करने आया हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया महापंचायत थी, गाइडलाइन का पालन किया और ये एक छोटे से कार्यक्रम में तब्दील हुई। फिर भी साथियों ने कहा कि विचार गोष्ठी है। मैं आपसे विचार करने नहीं आया। मेरे तो कुछ सवाल है बुजुर्गों से जिनके मुझे जवाब चाहिए। पूरे देश में जा जाकर के पूछता हूँ भाई, ये सवाल है, सिद्धांतिक सवाल है। वो ऐसे सवाल है कि जिस व्यवस्था ने आपको खाने की, सोने की, उठने की, बैठने की, यहाँ खड़े होकर बोलने की आजादी दी, वो उस व्यवस्था के लिए सवाल है जिसने बहनों को मुंह खुले करके मेरे सामने बैठने की आजादी दी। उस व्यवस्था के लिए सवाल। 2 अप्रैल सब जानते होंगे, 2 अप्रैल की लड़ाई हुई। अभी भाई कमल सिंह वाले जी ने भी, हमारे बड़े भाई हैं राष्ट्रीय महासचिव जी, उन्होंने भी 2 अप्रैल का नाम लिया। 2 अप्रैल को 13 महीने खोए थे, सबको पता होगा ना जी। मेरा सवाल यह है कि भारतीय राजनीति में वो 13 के 13 लगभग सारे शेड्यूल कास्ट से थे। भारत की राजनीति चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी की हो, पूरे देश के अंदर दलित नेता है, दलित व्यापारी है पूरे देश के अंदर। लेकिन क्या किसी के पास ये सूचना आई कि वो जो 13 बच्चे अपने अधिकारों के लिए शहीद हुए, जो चले गए, उनकी व्यवस्था किसी दलित, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए किसी दलित लीडर ने देश में आवाज उठाई हो? क्या ऐसी कोई जानकारी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या के माध्यम से किसी के पास आई? नहीं आई होगी। यही कमी है आज की राजनीति में कि जब आप समाज के लिए लड़ते हैं और मर जाते हैं, फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे साथी, हमारे इस मंडल के प्रभारी प्रवीण गौतम जी ने बताया कि व्यापारी आएंगे, पैसे के नाम पर, धन के नाम पर आपसे वोट मांगे, उन्होंने साफ साफ। तो यही व्यवस्था भारत की राजनीति की। अब भारतीय राजनीति भी समझिए क्या है। हमारे लिए राजनीति करना कोई सुख की बात नहीं है। अपने आप के उत्थान करने के लिए राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी शूद्र समाज का व्यक्ति सिर्फ अपने उत्थान के लिए राजनीति करता है, शूद्रों का मतलब तो समझते हैं ना, ब्राह्मण क्षेत्रीय वर्ग से छोड़ करके वो शूद्र है। वो चाहे सिख हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे बौद्ध हो, वो चाहे मुस्लिम हो या पारसी हो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर जितने भी और सब है वो सब शूद्र। तो उनके लिए राजनीति करना, जो व्यक्ति यह समझकर राजनीति करता है कि वो सबसे पहले अपने घर मजबूत कर ले, अपना परिवार मजबूत कर ले, अपने बच्चों को मजबूत कर ले,
तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसी राजनीति को लात मारने का काम करता है। हमें कई महीने में जब हम इतिहास पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने भी कहा कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है, लेकिन वो ताले कौन से हैं जो हमें खोलने हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय राजनीति आज इस कदर गंदी हो गई है कि 2 अप्रैल के बाद सन 2018 के अंदर दिल्ली की गलियों में इसको जलाया जाता है। इसको, ये जो भारतीय व्यवस्था को चलाता है, जो भारत की सारी व्यवस्था को चलाता है, इसको दिल्ली गलियों में जलाया जाता है। और वो तमाम लोग जो संविधान के तहत मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान, बीडीसी बनते हैं, जो विधायक, एमपी, एमएलए बनते हैं, उनकी जबान पर ताले लगे हुए थे। ये भारत की राजनीति के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। कोई व्यक्ति ने एक सवाल नहीं किया कि जिसने संविधान को जलाया उस पर राजद्रोह करना चाहिए, उसको देश निकाला होना चाहिए। किसी ने सवाल नहीं किया। हम गए, कमल भाई हम गए थे दिल्ली के अंदर, सरकार ने, लोग ने आने दिए। फरारी में थे शायद हम लोग, जब आप छोटे छोटे थे, मैं फरारी में था। हम गए, सरकार ने सब जगह से लोग रोक दिए नहीं, क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर भीम आर्मी के लोग दिल्ली में इकट्ठा हो गए तो ये लोग दिल्ली में तांडव करेंगे और जिन्होंने संविधान को जलाया देश से बाहर निकलवा कर जानते थे। लेकिन शर्म की बात यह है, उस समय भारतीय राजनीति का कितना बड़ा धुरंधर हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का पक्का जो अपने आप को कहता हो, सब जुबानें खामोश थी, सब मौन थे, कोई नहीं बोला सिवाय भीम आर्मी की। गर्म पानी रखा हुआ, कोई नहीं बोला भीम आर्मी के। हमने खूब जोर लगाए, क्योंकि हमारे तमाम साथी जेल में थे। किसी में 50 मुकदमे, किसी में 100 मुकदमे, किसी में 200 मुकदमे लगा करके सबको जेल में पैक किया गया। और समाज को प्रशासन ने डराया था कि उससे पहले 2 अप्रैल हुआ। फिर भी हम नहीं माने, क्योंकि हमने अपना इतिहास खंगाड़ा और पढ़ा। जब हमें यह पता लगा कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं थी, कुछ क्षेत्रों में समाज की बेटियों को सही से कपड़े पहनने की भी आजादी नहीं थी, वो पूरी तरीके से कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। केरल का इतिहास जब पढ़ते हैं, कर्नाटक का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया है कि हमारी बहनें ऊपर का बदन ढकी नहीं सकती थी, उसके लिए भी टैक्स लगा रखा था। वो उस समय की, उन्होंने जो उस समय के राजा थे, वो भला हो टीपू सुल्तान का, कि 500 लोगों को मार करके उस व्यवस्था को बदलने का काम किया। तो हमें सोचना है भारत की राजनीति इस प्रकार से क्यों हो गई। सवाल ये हो, भारत की राजनीति इस प्रकार से इसलिए हो गई है कि भारत का वो मजदूर वर्ग जो सुबह से शाम तक मजदूरियां करता है, भारत का वो छोटा किसान, बड़ा किसान जो सुबह से शाम तक हल चलाता है, गेहूं काटता है, भारत का वो वर्ग जो भारत की व्यवस्था में जमीनी तौर पर काम करता है, उसने राजनीति से अपना मुंह मोड़ा हुआ। जिस दिन वो वर्ग राजनीति की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा और कहेगा अब भारत में धन के आधार पर राजनीति नहीं होगी, भारत में राजनीति क्षमता के आधार पर होगी, भूखों के आधार पर होगी, व्यवस्था के आधार पर होगी, तो इस देश की राजनीति को बदला जा सकता। जो लोग ये कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े आडंबर की जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए हुए व्यवस्था जिसका नाम लोकतंत्र है। अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए है और मेरे पास 100 रुपए है, तो तुम्हारी हिस्सेदारी और मेरी हिस्सेदारी प्रत्येक जगह बराबर है। ये बाबा साहब अम्बेडकर देते थे। इसी का प्रयोग करके साहब काशीराम साहब ने व्यवस्था परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन, सामाजिक उन्नति का आंदोलन पूरी मजबूती से चलाया और बताया कि हम इतने क्षमतावान हैं कि यहाँ की तो छोड़िए, अगर हमें मौका मिल जाए इस पूरे विश्व की व्यवस्था सुधारने का दम खम रखता है। ये साहब काशीराम साहब ने हमें बताया। अब क्योंकि मैंने कहा कि जो लोग धन के आधार पर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अभी इसी बीच में आपको बताऊं
एक बता तो रहे हैं आईपीएस है, कोई रिटायर्ड आईपीएस सिन्हा करके, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है। उसने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। पढ़ा मैंने उसका स्टेटमेंट, देखा। अब इस पर ट्वीट भी करना सोच रहा था, कुछ साथियों ने कर भी दिए हैं। ये समझना पड़ेगा सब क्यों, क्योंकि भारत में प्रत्येक जगह वो जो अशोक स्तंभ रखा हुआ है, जो हमारे शौर्य का, हमारी वीरता का, हमारे राज को स्थापित करता है, जो बहुजनों के राज को स्थापित करता है, तो ये संघ की व्यवस्था के लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। वहां ये गदा रखना चाहते होंगे, वहां सूंड वाले रखना चाहते होंगे, वहां फलाने रखना चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि वहां अशोक स्तंभ रखा हुआ है, इसके चारों ओर शेर का निशान है, उससे डरते हैं। ये सम्राट अशोक वही था, ये सम्राट अशोक वही था जिसने भारत को अखंड भारत बनाया, जिसने भारत में न्याय पर, समृद्धि पर, उन्नति पर शासन किया, जिसने भारत को शांति व्यवस्था दी। ये सम्राट अशोक वही था जो आज संघी लोग ये क्या कहूं, गधे कहूं क्या कहूं, समझ नहीं आ पा रहा है कि एक आईपीएस भी अगर ऐसी बात लिख देता है, रिटायर्ड आईपीएस, तो शर्म की बात उस व्यवस्था, बिल्कुल शर्म की बात। तो सिन्हा साहब, मेरा लाइव आप तक तो पहुंचेगा जरूर। मैं बता दूं आपको कि इस बार पाला बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़े लिखे लोगों से पढ़ा है। जय भीम। और चूड़ हिला के रख देंगे, चूड़। अगर इतिहास के साथ इतनी सी भी छेड़छाड़ करोगे, कल तुम ये भी कह दोगे कि फूले साहब ने क्या किया, कल तुम कह दोगे पेरियार ने क्या किया, तुम्हारी व्यवस्था के तहत इस देश की व्यवस्था नहीं चलेगी। इस देश की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था के तहत चलेगी। और मैं जानता हूं, मुझे पता है पुष्पमित्र शुंग की लड़ाई, मुझे पता है कि कैसे उसने हमारे राजा वैद्रथ की हत्या करके इस देश को अपने चंगुल में बना फंसाने का काम किया, इस देश को सनातनी बनाने का काम किया। मैं जानता हूं। अब क्योंकि पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको मानते हैं, तो मैं उनको बता दूं, इस देश में पुष्पमित्र शुंग का राज खत्म करके फिर दोबारा से वैद्रथ का राज स्थापित किया जाएगा, सम्राट अशोक का राज स्थापित किया जाएगा इस देश में। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, भाई ये हमारे भाई कहां बातों को लेकर के जा रहे हैं, कुछ की बात, मेरी बातें समझ नहीं आ पा रही होंगी। जिनकी समझ ना आ पा रही हो, वो जो नाम मैं मुंह से ले रहा हूं, किसी जाके सीनियर व्यक्ति से पूछेगा, वो आपके सामने कच्चा चिट्ठा खोल के लिखा, वो बताएगा आपको, वो बताएगा आपको आपका इतिहास। उस इतिहास को सुनकर खून आपका उबलना पड़े तो मुझे बताइएगा, अगर भैया खून नहीं उबला। वो ऐसा इतिहास है, जब पढ़ोगे तो इतनी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी। जो कोई ये कहता हमने राज नहीं किया, नहीं, हमारे पुरखों ने राज किया है, बिल्कुल किया है। हाँ, ये 2-3 हजार साल के बीच का जो पीरियड रहा है, इसमें हमारे पुरख उस राज को चले गए, छोड़ दिए, षड्यंत्र के तहत उनसे छुड़वा लिया गया। लेकिन अब फिर पैदा हुए हैं राज स्थापित करने के लिए, न्याय संबंधी स्थापित करने के लिए, वो करके रहेंगे, किसी भी कीमत पर करते रहेंगे। क्योंकि आज छोटे भाई का जन्मदिन है, उसने संघर्ष करते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चला गया, नहीं, ये कहना तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, अभी भी है। उसका काम, उसका बलिदान वो हमारे आज भी याद। तो सिर्फ इतना संकल्प ले लीजिए कि अब के बाद की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आप अपना तन मन धन व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे। धन के आधार पर अब इस देश की राजनीति का चुनाव नहीं होगा, अब क्षमता के आधार पर आप लोगों को निकाल कर भेजेंगे। आज वो व्यक्ति जो आपके काम करता है, जो रात को 2 बजे आपके बुलाने पर आता है, आप उस व्यवस्था के साथ खड़े रहेंगे, उन लोगों के साथ नहीं खड़े रहेंगे जो 5 साल में एक बार आकर के कहेंगे नहीं हम तुम्हारी जाति के, तुम्हारी व्यवस्था के, तुम्हारे धर्म के लोग। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। जो आपके काम आता है उसके खिलाफ खड़े रहिएगा। अगर विनय रतन सिंह आपके लिए काम के लिए खड़ा होता है, कमल सिंह वाली आपके लिए काम के लिए खड़ा होता है, प्रवीण खड़ा होता है, ये ब्रिजेश जी खड़े होते हैं, विजय खड़ा होता है, ये लोग खड़े होते हैं, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिएगा, गद्दारी मत कीजिएगा। और कल ये लोग खड़ा होना बंद कर दे, ये कहे भाई हम नहीं तुम्हारा काम करते हैं, तो इनका साथ छोड़ दीजिएगा, फिर नई व्यवस्था तैयार कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ये बिल्कुल साफ सुथरा, यही है बीमारी कि जैसे शीशे के इस पार दिखती है, ऐसे ही शीशे के इस पार भी दिखती है। अब मैं लेकर चलता हूं, हमें क्यों परिवर्तन करना पड़ा। भीम आर्मी जो मान्यवर साहब काशीराम साहब द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उसके लिए सन 2017, सन 2019 में
जब हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने पेट्रोल फूंक करके अपने घर की रोटी ले जा करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया, फिर हमें ये व्यवस्था परिवर्तित क्यों करनी पड़ी? मैं लेकर चलूंगा आपको यहां से पुणे। जब काशीराम साहब पुणे में डीआरडीओ में अफसर थे, उन्होंने देखा कि ये बहुजन समाज इतना बड़ा है कि बहुजन समाज को एकजुट कर दिया जाए तो इस देश के राजा हम बन सकते हैं। उन्होंने वहां जा करके सबको समझाया कि भाई मानिए, भारत की सभी दलित आदिवासी पिछड़ों की जातियों को इकट्ठा कीजिए, बहुजन समाज बना करके हम इस देश की व्यवस्था पर काबिज हो जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आपके सिद्धांत खत्म हो जाए तो आप भी खत्म हो जाते हैं, आपके जीने को कोशिश करेंगे। इसी उस तर्ज पर मैं भी कहता हूं कि वो राजनीतिक पार्टियां जो अपने सिद्धांत खो दे, जिनके सिद्धांत बदल जाए, तो वो राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाती, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होता, फोटो तो उनमें रहती है, लेकिन सिद्धांत मर जाते हैं। तो उस समय वहां पर साहब काशीराम साहब ने देखा कि वहां की मौजूदा बहुजनों की पार्टी के सिद्धांत खत्म हो गए। वहां से यूपी आए और यूपी आने के बाद बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, सिद्धांतिक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और नागपुर में जाकर भाषण दिया कि जो लोग ये कहते थे कि फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर शासन सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती, मैंने उत्तर प्रदेश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर शासन स्थापित करके दिखाया है, और ये शासन मैं पूरे देश में स्थापित करके दिखाऊंगा नागपुर में। लेकिन समय का चक्र देखिए, सच्चाई मैं नहीं जानता, ना उन बातों को मुंह से कहना चाहता। साहब काशीराम साहब हमारे बीच नहीं रहे, साहब काशीराम साहब चले, लेकिन उनके सिद्धांत जो जिंदा थे, जो उनके सिद्धांतों के मानने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद साहब काशीराम साहब के सिद्धांतों को जिंदा करके हम चीजों को आगे बढ़ाएं। जैसे अभी हमारे पूर्वोत्तर में एक साथी ने कहा कि हमारे पास चेहरा कौन सा है, सरदार जी ने कहा कि हमारे पास चेहरा कौन सा है, नया नेता कौन सा है पार्टी का, तो उन्होंने बताया शायद मिश्रा जी, मैं तो नहीं जानता उनको, आपने बताया मिश्रा जी है जी, नहीं समझ। हाँ, उन्होंने कहा नया चेहरा मिश्रा जी है, पार्टी का नया चेहरा मिश्रा जी है। कौन सी? अरे नहीं, पार्टी के नाम तो बदलते हैं। उस पार्टी का चेहरा मिश्रा जी है जो साहब काशीराम साहब ने फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर स्थापित की थी। उसका चेहरा किसको दिया गया? पुनः उस समय मित्र शुंभ को चेहरा बनाया गया, पुनः वह दृष्टि की गई। जब हमने भी ये देखा, तमाम साथियों से चिंतन किया, जितने यहाँ साथी बैठे पुराने लोग, हमारे विनोद जी बहुत पुराने साथी हैं, कमल भाई को सब जानते हैं, सबसे चिंतन किया कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबने कहा नहीं भैया, अब काम नहीं चलेगा, अब जब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो अब ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे कि बहुजनों को लगे कि उनका घर तैयार कर दिया गया। पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, सबसे अलग अलग चर्चाएं की गई। जब चर्चाएं की गई, सब सारी बातों पर विचार हुआ, तो 90% कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ये कहा, नहीं भैया, बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा, नहीं भाई, अब बहुजन समाज के लोगों को नई राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो सिद्धांतिक तौर पर जन्म देगा, जिसको संचालित बीमार भी करेंगे, जो सिद्धांत पर आगे की ओर चलेगा। बिल्कुल वो किया गया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, हमारे तमाम साथियों ने मिलकर के एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा दिया। क्या नाम है उस पार्टी का? कौन कौन लोग जानते हैं? बताओ भाई, बताओ। उस पार्टी का पूरा नाम है आजाद समाज पार्टी कांची। कांचीराम साहब इसलिए उसमें जोड़ा गया कि कभी भी कांचीराम साहब के सिद्धांतों को हम भूल ना पाए। कांचीराम साहब को भी समझिए, कांचीराम साहब ने बामसे बनाई, कांचीराम साहब ने डीएस4 बनाई, कांचीराम साहब ने बसपा बनाई। कांचीराम साहब हमेशा समाज के लोगों को राजनीतिक तख्त पर बैठे देखना चाहते थे। वो कहते थे कि जो मेरा सोया हुआ समाज है, इसको एक बार मैं राजनीतिक तख्त पर बिठा दूंगा ना, तो ये अपना इतिहास इसको याद आ जाएगा, और जब इसको इतिहास याद आएगा तो ये खुद इतना जागृत हो जाएगा कि ये खुद उस तख्त की ओर भागना शुरू कर देगा, खुद उस तख्त को छीनकर अपने कदमों में जाएगा। तभी तो साहब काशीराम साहब ने कभी किसी पार्टी से समझौता किया, कभी किसी पार्टी से समझौता किया, और राजनीतिक ताकत को अपने हाथ में रखने का जब तक हो सका प्रयास। वो जानते हैं जो 6 महीने की सरकार बनी थी,
जानते हैं वो लोग कि जब 6 महीने की सरकार बनी थी तो भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अल्लाह उतर गया, क्योंकि उस समय राज जो है वो बहुजन समाज के लोगों के हाथ में था। जब राज दूसरों के हाथ में चला गया तो हम घटे। चलिए खैर, उस व्यवस्था में इतना ज्यादा क्यों घुसे? एक व्यवस्था का निर्माण हुआ जिस व्यवस्था का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम। बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा कि भैया नए नए लोग आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने उनको कहा ये भीम आर्मी के लोग जब मौजूदा समय में मौजूदा सरकार से नहीं डरते, जब गलत होता है तो एक की जगह 100 पहुंचते हैं और प्रशासन को भी कह देते हैं कि गलत साथ गलत नहीं होने देंगे, ना गलत करेंगे ना ही गलत होने देंगे। तो ये समझिए, अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे अंदर आ भी गया, हमारे कैडर में घुस भी गया, क्या वो हमारे बीच में रुक पाएगा? वो 10 दिन नहीं रुक पाएगा, वो भागेगा निकल करके। ये चर्चा है राजनीतिक पार्टियों में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में चर्चा है। सिर्फ चर्चा क्या, चर्चा ये है, वो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो टीम है ये रात दिन काम करने वाली टीम है। इसका उदाहरण भी दूंगा। पहले जब कोई घटना होती थी तो ट्रैक्टर ट्राली भर के हम विधायक जी क्या जाते थे? नहीं जाते थे। भैया हमारा मुकदमा दर्ज करा दीजिए, साहब ये हो गया, इसमें फैसला करा दीजिए। अब ऐसा नहीं, अब तो कुछ घटना होती है विधायक जी पजामा चढ़ाते हैं और नाली में दौड़े दौड़े आते हैं। भाई बताइए क्या हो गया साहब समाज के लोगों, मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। किसकी देन है? ये भीम आर्मी की देन है, ये हमारे तमाम जो नेता में हमारे सामने बैठे हुए इनकी देन है। वरना मैंने देखा है कि आंदोलन के नाम पर अगर हम चले भी जाते थे ना और होमगार्ड डंडा ऐसे मार देता था तो 100 की भीड़ मुश्किल से 2 चढ़ा जाती थी। ये भी हमने देखा, ये सत्यता है। और आज क्या है कि जब आंदोलन के लिए जाते हैं तो जो डंडा लगता है तो जो 2 की भीड़ होती है वो 2000 में बदल जाता है। तुगलकाबाद में क्या हुआ? क्या हुआ तुगलकाबाद में? यही तो हुआ कि वहां जब भीम आर्मी ने दमखम भरा और भीम आर्मी के लोगों को गिरफ्तार किया गया तो बिगड़ी दुगनी भीड़, दुगनी तिगनी चौगनी और बढ़ती गई। भाई कमल भाई तो वहीं मौजूद थे उस समय, लगातार भीड़ बढ़ती थी। तो इस ताकत, लोकतांत्रिक ताकत को पहचानिए, इस लोकतांत्रिक ताकत का दम समझिए कि आपका अपना घर अपना होता है और किराए का घर किराए का होता है। मैं कहता हूं ओबीसी समाज के लोगों को भी, अगर यहाँ को ओबीसी समाज का व्यक्ति बैठा हो, नहीं बैठा हो तो जाकर बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा जाकर के। जब निट का आंदोलन हुआ तो आर्टिकल 340 की आवाज सबसे पहले किसी ने उठाई? तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाई। भीम आर्मी ने आर्टिकल 340 की आवाज सबसे पहले उठाई। साफ साफ लिखा गया है कि भारत के पिछड़े वर्गों के लिए भी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति चाहिए। साफ साफ लिखा गया। उस दौरान में गया मध्य भोपाल, वहां पर निट का आंदोलन में गया, गिरफ्तारियां दी। अगले दिन ही आप सब लोगों की ताकत के कारण, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि भीम आर्मी इस आंदोलन में कूद गई है, अगले दिन ही उनको निट में रिजर्वेशन बहाल करना पड़ा। ये ताकत थी भीम आर्मी। उस समय वहां की मौजूदा सरकार ने पंचायत चुनाव से खत्म कर दिया। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां गए आंदोलन की घोषणा करके, मध्य प्रदेश प्रशासन को, सरकार को कमेटी का गठन करना पड़ा उन्हें। ये ताकत है। आप समझिए, ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। अभी कुछ साथियों ने भी केतली आंदोलन उठाकर दिखाई, नाम भी बताया। मैं बताऊं, आजाद समाज पार्टी को राजनीतिक दल नहीं है। किसी को लगता है कोई राजनीतिक दल है, ये आपके घर को चलाने की व्यवस्था, जितने लोग यहाँ भी हैं, इंक्लूड मी, मैं भी इसमें हूं। जिस व्यक्ति को ये लगता हो कि आजाद समाज पार्टी काशीराम उनके घर चला देगी, वो कल विधायक एमपी प्रधान बन जाएंगे तो उसके दम पर वो अपने घर चला लेंगे, तो भैया दूर रहिएगा। मैं माफी चाहूंगा, वो साथी साथ ना जुड़े, ना जुड़े। हमारे साथ तो वो व्यक्ति जुड़े जो समाज की पीड़ा समझ करके समाज के लिए काम करते हैं। क्योंकि ये राजनीतिक दल नहीं है, ये मिशन है, मूवमेंट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट है, ये फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आगे बढ़ा करके चलना है। इसमें हमें अपने घर नहीं बनने, घर तो हमारे भर दिए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देकर हमारे घर भर दिए हैं। अब तो समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति हमें करनी है, बिल्कुल मजबूती से करनी है। तो निस्वार्थ भाव से, ये समझते हुए ये आपका निजी घर है, ये जानते हुए कि ये व्यवस्था जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगी। इस व्यवस्था को मजबूत करने का काम कीजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद भाई, कमल भाई, परवीन भाई, विजय भाई, ब्रजेश भाई, इन सबके तमाम
जोनी और ये अपने मनोज भाई जितने तमाम साथी हैं, इन सबके कंधे अपने क्षेत्र में मजबूत करने का काम कीजिए। फिर देखिए व्यवस्था कैसे परिवर्तित होगी। एक चीज और जान लीजिए, समझ लीजिए, एक कहावत है कि अपना मारता है तो छांव में डाल देता है, दूसरा मारता है तो धूम में डाल देता है। इस कहावत को कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वो लोग जो आज दूसरों की चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनको ये नहीं दिख रहा कि समाज में हत्या हो जाए तो भी वो लोग उनके कदमों में पड़े रहते हैं, वो आपके समाज की आवाज नहीं उठाते। अगर उठा सकते होते तो भारतीय जनता पार्टी में, विधानसभा में, संसद में क्या समाज के एमपी एमएलए नहीं है? है ना, बहुत सारे एमपी एमएलए। जो रिजर्वेशन कोटा है वो तो हमारे लोगों से भरना पड़ेगा, लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि आपके एक भी अधिकार के प्रति समाज में आवाज उठा। और मैं दावे से कहता हूं, हमारी जो टीम है, इनमें से एक भी व्यक्ति जिस दिन विधानसभा में पहुंचा, कमर भाई जैसा व्यक्ति पहुंच गया तो विधानसभा ये अकेला आदमी नहीं चलने देगा। अकेले आदमी, हमारी टीम का कोई व्यक्ति वहां पहुंचा तो उस दिन बताएंगे कि सही में राजनीति किसे कहा जाता है, उस दिन समझाएंगे अधिकारों के लिए लड़ाई किसे कैसे लड़ी जाती है। अभी जैसे परवीन भाई ने भी कहा, भाई आज पढ़े लड़ करके बिल पास कराएंगे कि नहीं, अब पूरे देश में तो सारी व्यवस्था वहीं से चलेगी। बस आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सुनने, मेरे साथियों को जिन्होंने सुना, आपकी बातें बहुत सारी समझ में आई होंगी, बोलने के लिए तो कई घंटे बोलते रहेंगे। एक चीज और निवेदन आपसे करना है, गरीब परिवार के लोग यहाँ जितने सब बैठे हैं, हम सब गरीब परिवार के लोग हैं, क्योंकि राजा भद्रथ के बाद हमारी सारी संपत्ति वो सब लूट ली गई, आज भी गरीब है। तो ये लोग पार्टी जो बनी है, इसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है, अरे जो आप भीम आर्मी जो चीख चीख कर करते हो, ये गरीब लोगों का समूह है। इसमें आप सबको समझना पड़ेगा। हम बहुत सारे पैसे देकर न्यूज चैनलों में प्रचार नहीं करवा सकते, हम यहाँ 10-10 हजार बैनर नहीं लगवा सकते, बिल्कुल नहीं लगवा सकते। बीजेपी की तरह, फलानी पार्टी की तरह, डिग्री पार्टी की तरह ये हम नहीं कर सकते। नहीं है व्यवस्था कहां से करेंगे? सिद्धांतिक लोग है ना, सिद्धांत में चले जाएंगे। साहब काशीराम साहब कहते थे, जो व्यक्ति सहारा देता है वो इशारा भी देता है। कोई कल मदद कर देगा, परसों कहेगा नहीं भाई मेरा तो नहीं खड़ा हो, ये काम तो करना पड़ेगा। मैं कहूंगा नहीं, वो कहेगा नहीं, अपने राष्ट्रीय महासचिव कमल वाले जी को फोन कर, इस मामले में वो नहीं घुसेंगे। उनको कहेगा नहीं, परवीन को फोन कर, अपने मंडल अध्यक्ष उस मामले में नहीं घुसेंगे। तो जो व्यक्ति सहारा देता है वो इशारा देता है, और हम सहारा लेने वाले लोग नहीं। हम खुद के पैरों पे खड़े होना जानते हैं, खुद के पैरों पे खड़े हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरा निवेदन है, फोन के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, या चाय की ठेली पर खड़े होकर वहां के माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें कि अब हमारी राजनीतिक दल का नाम है काशीराम। और आपका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, अभी चीख चीख कर किसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया, किसी ने कुछ बताया, सब लोगों ने सब कुछ कहा, लेकिन जब आप उनको सुनेंगे, मिलेंगे, तो वो सिर्फ ये कहते हैं मैं इस समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो इन समाज ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी रखी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि शाम को 1 घंटा फोन के माध्यम से या फिर एक पॉजिटिव पोस्ट के माध्यम से, पॉजिटिव पोस्ट कैसी, इस ओर भी चलाया, तो ये टॉपिक आ गया है। ये सोशल मीडिया जो है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये सिर्फ हमारे लिए मूवी देखने का सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए गाने सुनने का सिस्टम नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ फोटो वीडियो भेजने का सिस्टम नहीं है। जान लीजिए, समझ लीजिए गौर से, ये सिस्टम हमारे लिए जागृति का। हमें डेली एक पोस्ट बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब के नाम से डालनी चाहिए, जिससे लोगों में एक अच्छा मैसेज पास हो सके। अपने सामाजिक संगठन के नाम की पोस्ट डालिए, अपने राजनीतिक संगठन की पोस्ट डालिए, अपने चुनाव चिन्ह की पोस्ट डालिए, तो 100 लोगों को मैसेज जाएगा। आपके जो यार दोस्त हैं वो देखेंगे, नहीं भाई समाज में, संगठन में काम चल रहा है और बहुजनों की लड़ाई को मजबूत किया जा रहा है, ये करने का काम। कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, नहीं है तो गूगल पे खोलिए, पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अधिकार क्या क्या है,
कोई आपसे अगर ये पूछ ले, चलिए मैं पूछ लेता हूं, कौन सा आर्टिकल है जो यहां मुझे खड़े होकर बोलने का देता है? बताइए कौन सा आर्टिकल है? नहीं है जानकारी? बिल्कुल, आर्टिकल 19 मुझे यहां खड़े होकर बोलने का आजादी देता है, कोई और नहीं देता। उसी के तहत बोल पा रहा हूं, उसी के तहत बाहर जाकर बोलूंगा। तो पढ़िए अधिकार क्या है भाई। किसी से लड़ाई कब लड़ोगे? जब हथियार होंगे, और हमारे पास हथियार क्या? शिक्षा का। तो कम से कम आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर किसी कलेक्टर से बात कर रहे हो तो उसकी जवाब देने का वादा आप में होना चाहिए। कलेक्टर को लगे ये बीमार भी कार्यकर्ता है, ये आजाद समाज पार्टी काशीराम का कार्यकर्ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के बाद खासतौर से जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये जब यहाँ से शाम को अपने घर जाएंगे तो अगले 10 दिन 20 दिन के अंदर 100-200 लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब, सतगुरु महाराज की व्यवस्था बताइए क्या थी, और उस व्यवस्था को स्थापित करने में योगदान देंगे। सतगुरु महाराज जी ने भी कहा था कि चाहो सर आज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसर राधा सरे पर्सन। यही तथागत बुद्ध ने कहा, ये कभी नानक ने कहा, ये गुरु घासीदास जी ने कहा, यही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यही साहब काशीराम साहब कहते हैं, यही हम कहते हैं कि हमें समानता चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अपने आप देते हुए ठीक है, अब तो जूते में दम है ना लोगों ठीक है, वरना जूते में दम छीन लेंगे भाई। क्योंकि आचार संहिता का पालन आज हम लोग कर रहे हैं, चुनाव की गाइडलाइन का भी हमें ध्यान है, और क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है, एक सामाजिक मंच है, तो समाज की तमाम वो बातें जो मुझे याद थी वो मैंने आपके साथी वो मैंने आपके बीच में रख दी है। अब आप इन बातों को जाकर के समाज के बीच कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप जाने। हमारा काम है लड़ना, साथ अगर आप दोगे तो लड़ेंगे लंबी लड़ाई ज्यादा दिनों तक, साथ नहीं दोगे तो लड़ेंगे छोटी लड़ाई। बिल्कुल बता दूं, साथ समाज ने दिया तो ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, समाज ने अगर साथ ना दिया तो कम दिन जिंदा रहेंगे। इतना है जितना जिंदा रहेंगे इतना तो लोगों के नाक में दम करके रखेंगे। और जैसे कि बताया भाई, कमल भाई ने बताया, प्रवीण भाई ने बताया, भीम आर्मी भारत एकता का एकता मिशन का मंच जो है ना, ये नेता बनाने की फैक्ट्री का मंच है। इस मंच पर खड़े होकर के प्रत्येक व्यक्ति को बोलना सीखना चाहिए। मेरी बहन को बोलना सीखना चाहिए। बोलना सीखिए, मजबूती से बोलना सीखिए। बताइए अपनी बात रखने से पहले कोई भी आए अपने गांव में कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, बस इतना बोल दीजिए। डीएम हो, एसडीएम हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, उसको आपकी बात सुनना बनाइए प्रत्येक घर में नेता। और मैं आपके एक छोटे से कार्यकर्ता की बात कर रहा था भाई चंद्रशेखर आजाद की। अगर चाहते हो उनका कंधा मजबूत हो, उनकी दहाड़ में वो ताकत बनी रहे, जिस दहाड़ को सुनकर के जो कभी हमारी बेटों के साथ गलत करते थे, जो समाज के साथ गलत करते थे, उस धाड़ को सुनकर के जिनकी पैंट गीली हो जाती है, अगर चाहते हो उस व्यक्ति का कंधा मजबूत करना तो सब चीजें छोड़ करके, बिल्कुल स्वार्थ छोड़ करके, और ये सोच कर ये बिना सोचे कि आपका होगा क्या, उस व्यक्ति के कंधों को मजबूत कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये कहता हो या मैं भी ये समझ बैठा हूं कि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल हमें मिलेगा, नहीं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत की, उनको फल मिला, लेकिन उनके द्वारा लिखित संविधान से आज हम सब लोग जिंदा है, नहीं है? साहब काशीराम साहब ने जो मेहनत की, सैद्धांतिक मेहनत, क्या उनको फल मिला? क्या फूले साहब ने जो मेहनत की उनको फल मिला? कल माता फातिमा शेख का जयंती थी, फातिमा शेख जिन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर के दलित कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला था। हाँ, उनकी शिक्षा के ऊपर बड़ा काम किया था, उनको फल मिला। तो जो लोग आज मूवमेंट के लिए मेहनत करेंगे ना, इनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें मजबूत होंगी। समझ लीजिए, ये लड़ाई किसी एक दिन की नहीं है, ये कई हजार साल से चली जा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए करेंगे। जो बच्चा 15 साल का है ना, जो 10 साल का, वो जब 20-22 साल का होगा, जब 25 साल का होगा, तो ध्यान रखेगा, जो लोग जिंदा रहेंगे, ध्यान रखेगा उनके अंदर बाबा साहब का तेज, फुले साहब की अकड़ इतनी मजबूत होगी कि जब वो धाड़ेंगे ना तो दुनिया उनको सुना करेगी। इसी बीच मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं माफी चाहूंगा। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका कार्यकर्ता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा।
चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। जो लाइन अर्जी कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह बीमार भी के लोग नहीं करते दोस्तों। बीमार